Good morning, dear students. Lesson 3, including the history of India, titled Glimpses of the Past, is flashing on the mobile phone screen before you. This lesson has been taken from the book named Honeydew for the students of class 8. This chapter gives the detailed glimpses of history of our country from 1757 to 1857. It gives the details of the conditions, situations that led to the first war of independence in 1857, how the East India Company conquered the rulers with the help of their superior weapons. This helped the Britishers to enlarge their territories in India. They promoted the superstitions of Indians. They supported, sorry, they imported goods from Britain without import duty and also chopped off the thumbs of export artisans. They used to pay less incentives and salaries to Indians working for the British Army. All these and other conditions led to the explosion in 1857. Um, Dear students, now I try to make you understand in your mother tongue. यह चैप्टर 3 जिसमें भारत के इतिहास शीर्षक ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, प्राचीन भारत की झलकें, इतिहास की झलकें इस चैप्टर का नाम है। और यह चैप्टर क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए हनी ड्यू नामक बुक से लिया गया है। और यह चैप्टर 1757 से 1857 तक के हमारे देश के इतिहास के एक विस्तृत झलक देता है। यह उन परिस्थितियों, उन स्थितियों का विवरण देता है जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ 1857 में स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई को प्रेरित करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे शासकों पर जीत हासिल कर ली अपने श्रेष्ठतम हथियारों की मदद से। ब्रिटिश के इन हथियारों ने ब्रिटिश को अपना क्षेत्र या साम्राज्य विस्तार करने में मदद की। इन लोगों ने भारत के अंधविश्वासों को बढ़ावा भी दिया और ब्रिटेन से माल मंगवाते थे, सामान मंगवाते थे बिना किसी आयात करके, और उन्होंने भारतीय कारीगरों, कुशल कारीगरों के अंगूठे भी कटवा दिए। वे ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले भारतीयों को बहुत ही कम इंसेंटिव और बहुत ही कम सैलरी, वेतन देते थे। ये बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो 1857 के एक्सप्लोजन यानी विद्रोह की तरफ ये परिस्थितियां ले जाती हैं। इन्हीं परिस्थितियों के कारण 1857 में विद्रोह हुआ था। तो नाउ आई स्टार्ट explaining this chapter, the glimpses of the past.
हाँ, भारत के प्राचीन इतिहास की झलक। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. यहाँ 1757 से 1857 तक हमारे देश के इतिहास की चित्रात्मक कुछ झलकें हैं। ये तस्वीरें और उक्त मुखड़े आपकी समझदारी उन परिस्थितियों के प्रति आपकी समझदारी को और स्पष्ट करने में मदद करेंगे, जो परिस्थितियाँ उन घटनाओं की तरफ ले जाती हैं, उन घटनाओं की ओर अग्रसर होती हैं जो घटनाएँ 1857 की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई मानी जाती है। Number 1, the martyrs, Shahid. At a function in Delhi, oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. In this picture, you will see a singer named Lata Mangeshkar who sings a song. दिल्ली के एक उत्सव में स्वतंत्रता दिवस पर लता मंगेशकर ने एक गीत गाया था कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ये लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ गीत था। और इस पिक्चर में आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी ये सब फंक्शन में उस वक्त मौजूद थे। Picture number 2, the company's conquest, 1757, 1849। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत 1757 से 1849 तक। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. India 1765, Indian Princess British Territory. अपने श्रेष्ठ हथियारों के बल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी में भारत में अपनी शक्ति फैला रखी थी। 1765 में भारत की स्थिति, जो इंडियन प्रिंसेस, जो पीले रंग का नक्शा में, जो पीले रंग की जो जगह है नक्शा में, वो भारतीय राजकुमारों का शासन था। और गुलाबी रंग का जो है वहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश का साम्राज्य शुरू हुआ था। और Indian princes were short-sighted that upstart Raja Ba called the English merchants, so they will help me to defeat him. भारतीय राजकुमार दूर अंदेशी नहीं थे, दूरदृष्टि वाले नहीं थे।
राजाओं की जय हो, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ और वे हमारी मदद करेंगे, वे मेरी मदद करेंगे उसे हराने में। तो the people had no peace due to such a constant fights। ऐसे निरंतर लड़ाई के कारण लोगों में कोई शांति नहीं थी। The rivalries helped the East India Company, and it could easily subdue Indian princes one by one। प्रतिद्वंदी राजकुमार यानी दुश्मन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की और आसानी से इस कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को एक एक करके अपने अधीन में कर लिया, वश में कर लिया। Thank God, there is peace in the country now, no more wars and no looting by thugs। भगवान को धन्यवाद कि अब देश में शांति है और अब कोई ज़्यादा युद्ध नहीं होते हैं और ना कोई ठगों के द्वारा, डकैतों के द्वारा लूट मार होती है। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। ईश्वर ने ही ब्रिटिश को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम। हमारी किस्मत भी उन अंग्रेज़ों के साथ जुड़ गई है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस? अब बहुत सारे भारतीयों ने इन जीतों पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इसमें ये दिखाया गया है। और इसमें ये प्रतिक्रिया कि द वाइट मैन हैज किल्ड द थ्रोन ऑफ अ किंग। अंग्रेज ने तो हमारे राजाओं को मार दिया है या सिंहासन से हटा दिया है। Some kings were not good, but after all they were of this land। कुछ राजा तो हमारे अच्छे नहीं थे, खैर लेकिन वे तो हमारी ही ज़मीन के राजा थे, हमारी ही धरती के राजा थे। Now we have become slaves of foreigners। हम लोग अब विदेशियों के गुलाम हो गए हैं। ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। ब्रिटिश शासन 1765 से 1836। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage। Anyone who crosses the seas loses his religion। All the misery in the world is due to women। धार्मिक नेता, साधु संत लोग, धार्मिक नेता बहुत ही तथ्यहीन बातों पर आधारित उपदेश दिया करते थे भारत में। तो धार्मिक नेताओं ने जैसे अछूत और बाल विवाह जैसे विचारों का उपदेश देते थे। जो कोई समुद्र को पार करके जाता है वो अपना धर्म खो देता है, नष्ट कर देता है। फिर एक संत उपदेश देते हैं कि सारे कष्ट, सारे दुख स्त्रियों के कारण हैं। इस संसार में महिलाओं के कारण, स्त्रियों के कारण सारे दुख हैं।
ये तथ्यहीन बातों पर आधारित उपदेश संत महात्मा सब दिया करते थे। द ब्रिटिश वर द इंडियंस द ब्रिटिश दैट the truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. सच्चाई तो यह थी कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था और ब्रिटिश उन्हें तिरस्कार भी करते थे। The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True, your honor, but I am honest. भारतीय मूल निवासी अब भरोसे के योग्य नहीं रह गए, वे तो ईमानदार भी नहीं रह गए हैं। तो एक इंडियन कहता है कि हाँ सरकार, यह तो सच है, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. व्यापारी होने के नाते ब्रिटिश तुरंत ही फायदा पाना चाहते थे, तो उन अंग्रेज़ों के उन ब्रिटिश के भारी टैक्स ने किसानों को अपना खेत त्याग देने के लिए विवश कर दिया। लेकिन आपके आदमी तो हमारी सारी फसल, मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं। तुम अभी भी, तुम्हारे यहाँ बकाया है, तुम बकाये में हो, कर्ज में हो। अगर तुम अगले सप्ताह उस कर्ज की, उस बकाये की चुकौती नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। Still, the British invented other methods which gave them more profits. Good manufactured in England should not have any import duty and brought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. अभी भी ब्रिटिश ने फिर दूसरे तरीक़ों का ईजाद किया, जिन तरीक़ों ने अधिक से अधिक उन्हें मुनाफा दिया। जैसे इंग्लैंड में तैयार माल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सामान पर कोई इंपोर्ट आयकर नहीं लगाया जाना चाहिए जब भारत में उन सामानों को, उन मालों को लाया जाए। तो यह एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, अफसर ने कहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉ ने, कानून ने भारतीय उद्योगों को अपंगु करना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश पॉलिसीज inevitably famines followed. Between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation. हाँ, तो अवश्य संभावित रूप से अकाल आया और 1822 से लेकर 1836 के बीच 15 लाख भारतीय भूखमरी से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिजन एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिश नीतियों ने कुशल कारीगरों और उनके बिजनेस को नष्ट कर दिया। राम मोहन राय 1772-1833। राम मोहन राय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great, and
we are capable of greater achievements, we must first reform our society. Superstitions have been ruining us. राजा राम मोहन राय एक बंगाल के थे। वो बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे जो समझ गए थे कि हमारे भारत में क्या गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने आपस में अपने आप से अपने एक दूसरे से घृणा नहीं करें। हमारी प्राचीन संस्कृति महान है। हम लोग महान उपलब्धियों को हासिल करने में सक्षम हैं। पहले तो हमें अपने समाज को अवश्य ही सुधारना चाहिए। अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहा है। He told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा कि गायें भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं, लेकिन उन गायों के दूध का रंग एक ही होता है, सफ़ेद होता है। तो भिन्न भिन्न शिक्षकों के भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन हर धर्म का सार एक ही है, हर धर्म का अर्थ एक ही है। He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. वह विज्ञान और आधुनिक जानकारी से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक पूर्ण होना चाहिए, वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। और उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया था, लेकिन सशंकित ब्रिटिश ने उन पेपरों का संपादन बंद करवा दिया 1823 में। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, "We accept you as rulers, and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects." वे समुद्र पार कर इंग्लैंड गए देखने के लिए कि किस बात ने ब्रिटिश को इतना पावरफुल बना दिया है। वहाँ पर उन्होंने उन अंग्रेज़ों से कहा, ब्रिटिश से कहा कि हम लोग आपको अपने शासक के रूप में स्वीकार करते हैं और आपको भी अपने प्रजा के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आपको ये अवश्य याद रखना चाहिए कि रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर ओज टू हिज। आपको अपनी जनता के प्रति शासक की क्या जिम्मेदारी है, इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। ऑपरेशन, उत्पीड़न, अत्याचार, जुल्म सितम। 1765 से 1835। But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business.
लेकिन ब्रिटिश ने भारतीयों को उत्पीड़न देना शुरू किया, सताना शुरू किया, उन पर जुल्म करना शुरू किया। 1818 में उन्होंने एक अधिनियम पास किया, अधिनियम 3 पास किया। इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी जांच के, कोर्ट में बिना किसी जांच के जेल में भेजा जा सकता है। और सारे all the time British officers in India drew big salary। हर वक्त ब्रिटिश अफसर को भारत में बहुत बड़ा वेतन मिलता था, काफ़ी वेतन मिलता था, और वे अपना प्राइवेट बिजनेस में खूब मुनाफा कमाते थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। Governor General Bentinck reported back home, the booms of cotton weavers are bleaching the plains of India. British prospered on the company's loot, while Indian industries began to die। 1829 तक ब्रिटिश माल का निर्यात करते रहे, लगभग उन्होंने 7 करोड़ रुपया भारत में कमाया। 7 करोड़ का ब्रिटिश माल उन्होंने निर्यात किया भारत में। और गवर्नर जनरल बेंटिक ने घर जाकर रिपोर्ट किया कि कपास बुनकर कपास किसान भारत की समतल भूमि को सींच रहे हैं, उनकी हड्डियां सींच रही हैं भारत की भूमि को। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट पर तो समृद्ध हो गए ब्रिटिश, जबकि भारतीय उद्योग बिल्कुल ख़त्म होने लगे, नष्ट होने लगे। Dear students, this video is getting long, so I dropped it, and the rest of this chapter will be uploaded in the next video. So I drop it.